कुछ डिफरेंट फॉर्म आते हैं बेटा जो आपको करना है। अच्छा, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड बता दिया क्या मैंने आपको? उसके बेसिस पे कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं एक बार, फिर आगे चलते हैं, है ना? मैंने इंटीग्रेशन की फाइल डाउनलोड भी की थी ना शायद से इसमें। चलो कर ही लेते हैं यार। बोलो बोलो। हाँ क्या करो इसी का। हाँ भी करते हैं। क्या कह रहे हो दोबारा बताओ। कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो आंसर आना ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्वेश्चन था ना, हो सकता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आंसर कभी कुछ आपके डिफरेंट आ सकते हैं। नहीं मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखो जैसा कि इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 11 है आपका, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है बेटा। 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, ये सब सेम टाइप के क्वेश्चन है जो बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 में, उन सबके इंटीग्रेशन करेंगे और उसी फॉर्म में इनको कल कन्वर्ट करेंगे। देखो मैं 11 और 12 वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी अपने आप ट्राई करना एक बार, ठीक है? ये क्वेश्चन करना है बेटा आपको। तो देखो इसमें क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले यहाँ पर कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? तो इसको मैं अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 9x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5। तो उसका स्टेप नंबर 1 था कि जो एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट को क्या करना है, 1 बनाना है आपको। तो उसके लिए 9 को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 6/9 एक्स प्लस में 5/9। इसको चाहो तो आप 2 से कट करके, आई मीन 3 से कट करके 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 9x स्क्वायर प्लस में 2x/3 एंड प्लस में 5/9 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब मैंने इसको करने का तरीका क्या बताया था, इसको तो एज इट इज इसका x ले लो आप, और ये जो बीच वाला कोफिशिएंट है इसका कर दो हाफ। तो 2/3 का हाफ होता है बेटा आपका 1/3, तो प्लस में 1/3 और इसका बना दो सिंपल होल स्क्वायर। ये टर्म एज इट इज 5/9, और ये जो 1/3 है इसका स्क्वायर करते थे हमेशा हम लोग माइनस, मतलब माइनस में 1/9 आ जाएगा आपका ये। तो 9x प्लस में 1/3 का स्क्वायर और 5 माइनस 1 हो जाएगा 4/9। अब ये जो 9 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस में 1/3 का स्क्वायर या इसको ऐसे रहने दो बेटा। तो आप ये देखो कि इस वाले की जगह पे ये वाला टर्म लिख सकता हूँ, है ना? इस 9 को तो बाहर ही लिख दो आप, तो इंटीग्रेशन 1/9 आ जाएगा और यहाँ पर 1 में आ जाएगा आपका x प्लस में 1/3 का स्क्वायर प्लस में, और ये 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर एंड dx। क्या ये डायरेक्टली आपका 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म बन गया, और 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/9 इंटू में 1/a, मतलब 1/2/3, तो 3 चले जाएगा ऊपर, tan इनवर्स x, और x है मेरा अभी x प्लस में 1/a, और a कितना है बेटा 2/3 प्लस में c, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 9 मतलब 3 टाइम 1/6 tan इनवर्स, और इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 1/2, क्योंकि इस वाले 3 से ये 3 कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, n प्लस में c। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो इंटीग्रेशन टफ नहीं है, बट उसको उस फॉर्म में लेके आना, आपको उसके लिए कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड आना ही चाहिए बेटा, ठीक है? तो अगर कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड में प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ पहले, तो बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। हाँ, जो चीज यहाँ पर बिना रूट बनी है वही सेम चीज रूट के अंदर बन जाएगी आपकी, वो भी सेम वही है, पहले मल्टीप्लाई करोगे तो पर डे की क्वेश्चन ही आएगी आपकी, उसको भी सेम वैसे ही करना है। हाँ, 2/6 1/3 तो हो जाएगा। कहाँ पे ये क्यों लिया है? जब भी कंप्लीटिंग का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने उसको कॉमन ले लिया। हाँ, लास्ट क्लास में किया तो था हम लोगों ने कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड, उसके बाद ही तो स्टार्ट की थी कहानी सारी। कहाँ गया? अरे कहीं तो किया था, कहाँ गया था? आगे अरे करवाया है ना मैंने, पीछे देखो अपने आप करवा कहाँ के, ये देखो ये अभी किया है, कहीं तो करवा रखा है ना लास्ट। इसलिए लास्ट टाइम में सेव करते हो गलती कर दी हो गया।
एक काम करो, ट्राई करो 12th वालों को अपने आप जल्दी, 2 मिनट है आपके पास, 12th वाले को ट्राई करो बेटा। इसमें तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि वहां पे एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन ऑलरेडी 1 है। रूट क्यों निकालने हैं, वो तो अंदर, तो हाँ अंदर है तो अंदर को ही होल स्क्वायर बनाओ, रूट से मतलब नहीं है आपको कुछ भी। उसके चक्कर में मत पड़ो बेटा, इसकी तैयारी कर लो, कोई फायदा नहीं। उसमें मैक्सिमम सिलेबस आता है 10th क्लास तक का, बट उसके क्वेश्चन की जो क्वालिटी होती है बहुत हाई होती है। बस 11 12 का फायदा थोड़ा बहुत आपका सीक्वेंस रेंज और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हो सकता है, उसके अलावा कहीं से नहीं होता। बाकी ज्योमेट्री पोर्शन सारा 9 10th का आता है, आपको 8th का आता है, वहीं से आएंगे। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी अलजेब्रा की बेसिक नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आते हैं। पेपर देखा है आपने उसका? हाँ, बड़ी जल्दी याद आ रही है, इतनी जल्दी कैसे याद आ गई? ये नेक्स्ट 14 को है। आप इतने कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, उसके PYQ कर लो, सारे कर लिए, 10 करो कम से कम, 10 पेपर करो कम से कम PYQ, वही सबसे बेस्ट आइडिया है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत पेपर 1 तो पूरा मैथ का ही आता है आपका, और मैथ अच्छा होगा तो NDA क्वालिफाई हो जाएगा आपका। 900 नंबर का पेपर होता है, कौन कौन देना चाह रहा है NDA यहाँ पे? और कोई बात नहीं, कौन सा एग्जाम खत्म हो गया, अगले बार दे देना। NDA है साल में 2 बार होते हैं एग्जाम, ये पहला वाला है आपका, पहला एग्जाम होता है, मतलब हाँ ये फर्स्ट वाला एग्जाम है आपका, फर्स्ट अप्रैल में होता है आपका, और दूसरा वाला अब होगा सितंबर में आपका। तो अब जो नॉर्मली 12th क्लास वाले बच्चे हैं उनके लिए तो पहले ही अटेम्प्ट हुआ, ये होगा कि नहीं होगा? अब दूसरा अटेम्प्ट तो आपके बोर्ड एग्जाम के बाद ही होगा ना, इससे पहले थोड़ी एलिजिबल थे आप उसके लिए, ये पहले थे फिर, तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही होगा, उसके बाद में आप सेकंड अटेम्प्ट अपना अप्रैल में दे सकते हैं, अप्रैल या मई के आसपास होगा वो। तो NDA टोटल जो पेपर होता है वो 900 मार्क्स का होता है, और सरप्राइजिंगली जो उसका कट ऑफ जाता है जनरली वो 350 के आसपास जाता है, 350 355 60 ऐसे जाता है। अब उसमें सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं? इंग्लिश आता है, मैथ आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, लगभग सारे सब्जेक्ट आते हैं, बट सिर्फ 300 नंबर का मैथ ही मैथ आता है, और 350 की कट ऑफ जाती है। तो अब सोचो कि मैथ कितना ज्यादा जरूरी है उसके लिए। अगर आपने खाली मैथ भी बहुत अच्छे से कर लिया है तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि अगर मैथ में 300 में से आपने 200 नंबर भी ले आए, आप मान के चलो, तो बाकी के 150 नंबर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जनरल साइंस, ये सब वगैरह में आराम से खींच तान के ले आओगे। तो उसमें तो 150 लेके आने, यहाँ पे 200, और मैथ और अच्छा हुआ तो 250 नंबर ले आना, तो वहां पे 100 नंबर लाने की जरूरत है आपको। तो ये पेपर पूरा डिपेंड करता है आपका मैथ के ऊपर। एक NDA के अंदर डायरेक्ट एंट्री भी होती है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका NDA का पेपर रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपको पहली बार SSB के लिए बुलाया जाएगा, और जब बुलाया जाएगा वहां पे आपका खर्चा पानी सारा फ्री होगा, आराम से बस वगैरह आएगी आराम से बुलाने के लिए, बढ़िया 4-5 दिन का होगा। हो सकता है वो 4-5 दिन आपको नसीब ना हो, पहले दिन में बकाते हुए आप भागो यहाँ से, कहाँ से आ गए थे, पहले दिन रुक भी गए आप, तो आपके डे बाई डे आपके टास्क दिए जाएंगे आपको। किसी दिन आपका रिटन एग्जाम होगा, ऐसे वगैरह पूछेंगे, किसी दिन आपका GD होगा, आपका ग्रुप डिस्कशन वगैरह, कई बार आपको कुछ केस स्टडी दिए जाएंगे आराम से करने के लिए, कुछ पिक्चर दिखाई जाएगी, उसके अंदर पूछा जाएगा कहाँ क्या है क्या नहीं था, क्या ऑब्जर्व किया आपने, दुनिया भर की पिक्चर दिखाने के बाद में उसके बारे में बताना है, लिखना होता है आपको। मतलब ये मेरा टेस्ट लेने के लिए सोच रहे हैं कि सारा गलती ने हैं? NDA तो उसके बाद में आपका डे बाय डे नॉर्मली टास्क इंक्रीज होते जाते हैं, और बच्चे डे बाय डे डिक्रीज होते जाते हैं वहां पे। जब फाइनल अगर बाई चांस आप वहां तक पहुंच गए तो उसके बाद में फिर आपको मेडिकल की डेट मिलती है, आपका मेडिकल, उनके अलग से पॉइंट मिलते हैं, उनका मेडिकल तो उनका भी होता है बेटा, मेडिकल रिपोर्ट फिटनेस वगैरह आप किसी डॉक्टर के साथ आपको सिग्नेचर करा के देने पड़ते हैं उसके लिए। तो फिर मेडिकल होगा आपका, मेडिकल के बाद में फिर चॉइसेस होती हैं आपके पास। मेडिकल में आपकी फिटनेस वगैरह चेक करते हैं, आपकी आईसाइट वगैरह हो गई, और भी बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है, और भी काफी चीजें होती हैं जो हम बता नहीं सकता मैं आपको, बाकी आगे खुद आप समझदार हो। तो क्या हुआ, बड़ा काला काला सा आ रहा है यार, कौन सी लाइट? सही तो आ रहा है यार। तो ये चीज होती है NDA के अंदर। अब मैं बात कर रहा था एक डायरेक्ट एंट्री की, मतलब पहले आपको नॉर्मल रिटन एग्जाम करना पड़ेगा और फिर वहां जाना पड़ता है इंटरव्यू, जिसपे SSC बोलते हैं आपको, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री का मतलब ये होता है कि अगर आपने रिटन एग्जाम नहीं दिया है और आप डायरेक्टली NDA में जाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपके 12th में कम से कम मिनिमम 75% का क्राइटेरिया होता है, होना ही चाहिए, और मेंस का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए आपका।
जी जेई मेंस का। मतलब एसएसबी के लिए आप रेडी हो गए, आपको रिटर्न एग्जाम देने के, ये मत सोचना कि सिलेक्शन हो गया एनडीए में। हो जाता है, तो उस केस में फिर डायरेक्टली आप एसएसबी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आराम से। बढ़िया चीज होती है आराम से। और अच्छे ए ग्रेड ऑफिसर मिलते हैं। आप नॉर्मली अगर आर्मी में जाते हो तो आप लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती है आपकी। अगर आप जाते हैं एयरफोर्स के अंदर तो फ्लाइंग ऑफिसर से आपका होता है। और अगर आप नेवी में जाते हो तो उसका मेरे को अभी ठीक से याद नहीं है, बट नॉर्मली जो इनिशियली सैलरी स्टार्ट होती है आपकी, बेसिकली अलग अलग ट्रेनिंग होती है आपकी। एक ट्रेनिंग होती है आपके पास आर्मी के देहरादून में आई इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर। बढ़िया एरिया है, मजा आएगा देखने में आपको कभी जाओगे तो। पूरा देहरादून सिर्फ 3 चीजों के लिए फेमस है। पहला आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, बहुत बड़ा एरिया है उसका। दूसरा है एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड का टॉप इंस्टीट्यूट है वहां के अंदर वो, जिसमें आपकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हुई है, वो वहीं की है एफआरआई की। और थर्ड है वहां पे दून स्कूल, अगर किसी ने सुना हो तो। दून स्कूल, जितने भी पहले जितने लीडर्स होते थे, एक्टर वगैरह होते थे, वो सब दून स्कूल से पढ़ के आते थे। वो अलग ही दुनिया है वहां पे दून स्कूल। तो ये 3 चीजों के लिए देहरादून बहुत फेमस है, दून स्कूल, एफआरआई। एफआरआई पे देख के आओगे अलग से, मतलब आपको एंट्री मिलती है, पूरा म्यूजियम की तरह दिखाते हैं सब कुछ क्या है। छोटा मोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है, तो अच्छा है। और आईएम में तो है ही अपने आप में। और बाकी जो बचा कुचा एरिया है वहाँ पे ओएनजीसी ने कब्जा कर रखा है। ओएनजीसी काफी बड़ी है वहाँ पे। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है वो भी गवर्नमेंट की है। तो इनिशियली जब जाते हो तो आपके पास फिर भी ऑप्शन होते हैं, आप चाहो तो बीटेक कर लो। एनडीए के अंदर भी पढ़ाई होती है आपकी, आप चाहो तो बीटेक कर सकते हो, आप चाहो तो सिंपल ग्रेजुएशन करते हो, बीए या फिर बीएससी कर लो, और साथ ही साथ आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी। एक तरफ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, दूसरी तरफ आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी 3 साल में, आप लेफ्टिनेंट बन के निकलोगे वहां से, या फ्लाइंग ऑफिसर जो भी होगा। बेसिक सैलरी मेरे ख्याल से ऐसी होती है उस समय पे 60,000 के आसपास, और अब तो नया पे कमीशन लगने वाला है, तो सैलरी कम से कम 1,10,000 20,000 के आसपास हो ही जाएगी, ज्यादा हो जाएगी मेरे ख्याल से। बस मजे है मजे। जहां पर बच्चे बीटेक में घिस रहे होंगे, अब मस्त आराम से। और उससे भी बड़ी बात, कभी आप कैंट एरिया में जाना, तो जो उनकी लाइफ होती है ना, वो एक तो प्राउड मोमेंट फील होगा आपको आराम से, रेपुटेशन होती है। आपको बढ़िया सा घर मिलेगा कैंट एरिया के अंदर, गाड़ी मिलेगी, नौकर मिलेंगे आराम से करने के लिए, सब कुछ मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, मजा आ जाएगा आराम से। बात है उससे बड़ी बात, जितना भी कमाओगे उसके ऊपर टैक्स नहीं देना आपको। टैक्स भी जितने भी आर्मी वाले एरिया मतलब वो होते हैं, वो सब नॉन टैक्सेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या करेंगे? अच्छा, तो आ रही है लेने के लिए, सर छोड़ देंगे? कौन से सर? तो है ही नहीं, सर तो है ही नहीं बेटा, कट गया तेरा तो। चलो कोई बात नहीं। तो फाइनली ये बात है कि एनडीए बहुत बढ़िया जगह है। बाई चांस अगर आप इससे छूट जाते हो, तब भी एनडीए में जाने का एक और दूसरा ऑप्शन है, मतलब शॉर्टकट बहुत सारे हैं। तीसरा ऑप्शन, तूने तो अपने पैरों को चढ़ाई मान लिया अपने आप ही। तीसरा ऑप्शन है आपके पास सीडीएस का। तो आप सीडीएस में जा सकते हो। सीडीएस ग्रेजुएशन के बाद होता है आपका, ठीक है? हो गया, निकाल ली यूपीएससी। तो सीडीएस के थ्रू भी आप जा सकते हो उसके ऊपर। और अच्छी बात यह है कि अभी लास्ट मेरे ख्याल से 4 या 5 साल हुए मेरे ख्याल से। अभी 4-5 साल, लास्ट 4 to 5 ईयर से ही लड़कियों का एनडीए में अलाउ है, उससे पहले अलाउ नहीं था। हाँ, तो अभी 25 चल रहे हैं, तो वही 4-5 साल हो गए लगभग। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद होता है। अभी एनडीए होता है, उसके बाद में सीडीएस होता है। बट एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो एनडीए वाले जिस प्रमोशन तक पहुंच सकते हैं, वहां तक सीडीएस वाले नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो लेट ज्वाइन करते हैं और उनके प्रमोशन के चांसेस कम होते हैं, एनडीए वालों के ज्यादा होते हैं। और सेम डिफरेंस उससे भी आता है कि जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करके जाते हैं, उनके प्रमोशन पहले होते हैं, इंस्टेड की जो मेंस क्वालिफाई करके जाएंगे, उसको टीईएस करके बोलते हैं कुछ। हाँ दे दो, वो थोड़ी मैंने कर रहे हैं। नहीं, मेरे पास क्रेज था सबसे पहले जब मैंने 10th पास किया था आर्मी में जाने का। तो अरे भाई मुझे मैं जिस एरिया से बिलोंग करता था बहुत रूरल एरिया था वो, तो वहां पे बिल्कुल पता नहीं था कि एनडीए नाम की भी कोई चीज होती है। तो वहां पे सब लोग क्या करते थे, आर्मी में जाते थे। पहले आर्मी की डायरेक्ट वैकेंसी निकलती थी, फिजिकल होता था, रिटर्न भी नहीं होता था। तो मैंने जैसे 10th पास आउट किया, अच्छा पहले जो इलीगल थी उसकी, वो 10th की थी। 10th पास आउट अगर कर रखा है अपने, तो आप डायरेक्टली आर्मी में जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो बेसिकली। बस मैंने तो दौड़ लगानी स्टार्ट कर दिया, आराम से फिजिकली स्टार्ट कर दिया।
मैं जैसे ही पहुंचा पता चला कि मेरी तो एज ही नहीं है अभी, तो वापस लौट घर आ गए फिर गया। जब एज हो गई तो फिर उस समय शौक चेंज हो गया हमारे, ये बात है। पहले ऐसे ही हो रहा था कि डायरेक्टली बस फिजिकल ही होता था, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता था। चलो कर दें स्टार्ट फिर अब, है हो गया सिलेक्शन। वो देखो कितना बोला से क्या हुआ, नहीं जाना एनडीए में, नहीं जाना, कहाँ जाओगे राइटर। अरे वाह यार, एक राइटर बनना सीरियसली बता रहा हूँ बड़े ही मजेदार की बात है। आप बिलीव नहीं सोचते वो कहाँ कहाँ की सोच सकता है ना। आप ये मान के चलो जैसे, अरे नहीं ये मजाक नहीं बना रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उसके थॉट की आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। आप कभी किसी राइटर की बुक को पढ़ के देखना, किस क्या क्या इंसान है। अब मैं समझ गया तूने कॉमर्स क्यों लिया है। बिल्कुल सही बोलते हैं। अभी जो बुक पढ़ रहे हो ये कौन सी है, कौन से राइटर की है, ये कौन से राइटर की है, ये राइटर है इसका, कुछ और कहना है। तब उसके थॉट के बारे में आपको पता चलेगा कि वो कहाँ से लेके कहाँ तक सोचते हैं। कभी इसका एग्जाम्पल छोटा सा अगर देखना है, मतलब ये तो खैर अपने अपने पेशेंस, मतलब जो पैशन, आपने अगर उसके बारे में सुना होगा, एक मूवी आई थी टू स्टेट्स करके, देखिए किसी ने, चेतन भगत की, बहुत प्यारी मूवी है, कभी देखना, बहुत ही प्यारी। तो एक जो पैशन होता है अपना वो एक अलग चीज है, बाकी सर्वाइविंग स्किल के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। और अगर राइटर के ऊपर आप फेमस बन गए तो एक अलग ही बात है, फिर तो मजे ही मजा है, मूवीज बननी स्टार्ट हो जाएंगी आपके ऊपर। जैसे हाँ बिल्कुल, अभी तक जो मेरे ख्याल से सबसे फेमस जो पब्लिशर्स है राइटर में, वो है जिसने हैरी पॉटर लिखा हुआ है, हाँ जेके रॉलिंग, सबसे हाईएस्ट सेलिंग बुक का है। तो बहुत अच्छा है। मतलब कोई ना कोई एक ऐसा फील्ड अपने पास रखो जहां पर काम से अलग तुम्हारा मन लगता हो, मजा है उसको करने में। अच्छा है। हाँ, ये तो बहुत ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो इनके सक्सेस का जो रेशियो होता है या परसेंटेज होती है वो काफी कम होती है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। स्ट्रगल तो होता है इसमें अच्छा खासा, बट अगर उस स्ट्रगल के ऊपर अगर आप चले गए हो आप, तो फिर आप एक एवरेज पर्सन से बहुत ऊपर चले गए उस तरह से, वो एक अलग ही लाइफ में चले जाओगे। तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं भाई थोड़ा बहुत। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो एक बार, 12 में बोल रखा है आपका 1 में अंडर रूट ऑफ 7, ये क्वेश्चन है। तो इसको पहले फिर से मैं अलग निकाल रहा हूँ एक बार, 7 माइनस 6x माइनस में एक्स स्क्वायर। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ कुछ टाइम के लिए तो एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा आपका, हाँ पूरे से। क्यों, अरे तो मैं रूट से थोड़ी निकाला, मैं तो इस इक्वेशन से निकाल, रूट तो यही पड़ा है अभी। तो जैसे मैंने माइनस यहाँ से लिया, इसको अगर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो x प्लस में इसका हाफ हो जाएगा बेटा 3, इसका स्क्वायर माइनस में 7 और माइनस में आ जाएगा 9, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं ना। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 16 बन जाएगा प्लस का 16, और ये आ जाएगा माइनस में x प्लस में 3 का। तो ये इक्वेशन फाइनली इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे यही लिखने वाला हूँ, तो 1 में अंडर रूट ऑफ 16 मतलब 4 का स्क्वायर एंड dx। तो ये कौन सा फॉर्म बना आपका, साइन इनवर्स वाला। तो वो होता है हमारे पास साइन इनवर्स x मतलब x प्लस 3 अपॉन में a मतलब 4 आ जाएगा एंड प्लस में c, ये आपका आंसर। तो इंटीग्रेशन तो आसान है, आपको बस ये जो प्रोसेस है ये ठीक से करना आना चाहिए आपको। एक बार 15 वाले को ट्राई करके देखो, 15 नहीं आसान होता है, बहुत आसान, मतलब सीबीएसई से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर और मेन से 2 लेवल नीचे। मतलब अगर मैं आउट ऑफ 10 आउट रेटिंग करूं, आउट ऑफ 10, तो सीबीएसई को देखा जाए तो 4 पॉइंट मिलेंगे, मेंस को अगर देखा जाए तो 8 पॉइंट मान लो, तो आपका जो एनडीए का होगा वो ये मान के चलो कहीं ना कहीं 5 या 6 पॉइंट पे आएगा, 6.5। हाँ वो कर सकते हो, कोशिश करो। बट बाकी आपके पास प्लस पॉइंट फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो है ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपके पास इंग्लिश हो गया, तो उधर की तरफ ज्यादा कवर करने के बारे में सोचो। हाँ बता, अरे ए का मतलब आंसर लिखा हुआ है वो, गलत है बेटा। और किसी का हुआ क्या, और ठीक है, देखो आंसर तो सही लिखा है आपने बट गलत है, बीच में गलत कर दिया है। देखो यहाँ पर एक बार, ये इक्वेशन था हमारे पास 15th वाला कि 1 में रूट के अंदर x माइनस ए एंड x माइनस बी। तो इसको अगर मैं अलग करूं x माइनस ए x माइनस बी को, तो इनका मल्टीप्लाई होकर बेटा ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में a प्लस बी
x प्लस में ए बी, यही आ गया ना सभी का। अब इसका और यहाँ पर x भी आएगा आपका, तो इसको बनाएंगे तो ये x माइनस में a प्लस बी, इसका हाफ मतलब डिवाइड बाय 2, ये बन जाएगा स्क्वायर के अंदर, प्लस में ए बी एज इट इज, और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस, तो इसका मतलब a प्लस में b का स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस कर देंगे। तो इसको तो छेड़ने की जरूरत है नहीं आपके पास, और इनका एलसीएम लेके तो यहाँ पर आ जाएगा 4ab, इसको ओपन करेंगे तो माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर प्लस और प्लस होगा माइनस में 2ab, अपॉन में आ जाएगा 4, बट इस माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो सब माइनस हो जाएगा ना। तो ये x माइनस में a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर, और यहाँ से 2ab माइनस में 4ab, सॉरी 4ab माइनस 2ab, कितना बचेगा प्लस में 2ab, तो इसको कट करके अगर मैं यहाँ पर 2ab लिख दूँ, एक ही बात है ना, और यहाँ से अगर माइनस ले लें कॉमन, ये बनेगा आपका, है ना बेटा। तो ये x इसका स्क्वायर, और ये देखो ये बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, इसका स्क्वायर ये बन जाएगा पूरा। तो मतलब यहाँ पर इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या हो गया, किसकी नजर लग गई मेरे को, आयुष, ये आ गया। अभी कौन सा बनने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर रूट, क्या आएगा आपका लॉग वाला, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स, एक्स मतलब ये, एंड प्लस में अंडर रूट ऑफ ये पूरा, बट इसको ध्यान से देखना, ये चीज जो है वो डायरेक्टली यही तो है, और ये जो आया है वहां से हमारा ऊपर से आया है, तो उसको ऊपर को एज इट इज लिख देंगे बेटा। इसका फॉर्मूला होता है ना डायरेक्टली 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है ना, तो वही लगाया है। हाँ, एक प्लस है, एक प्लस में है और एक माइनस, अरे आपका क्या हो गया। अब इस लड़की का क्वेश्चन नंबर 20 डाउट था, आपका क्वेश्चन नंबर 17 वगैरह हो गया, 17, अच्छा 17 ही डाउट था, कोई है जो 17 करेगा, यहाँ पे आसान क्वेश्चन है ये, बहुत इजी कर दो। क्वेश्चन नंबर 17 अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सबसे ज्यादा आसान यही है, यार सीयूईटी का मैंने आज तक पेपर ही नहीं देखा, सही बताऊं तो मैं मेंस का तो बता सकता हूँ, सीयूईटी का मैंने पेपर नहीं देखा अभी तक। उस समय तो एक्चुअली AI ट्रिपल ही चलता था, AI ट्रिपल का नाम सुना है। अब यहाँ पर भी मल्टीपल एग्जाम, आगे सोचो, अगर आप ये सोचो, अगर आप इस समय मेंस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसको लग रहा है, तो आपको दूसरा एग्जाम क्यों दोगे, और मेंस अगर क्वालिफाई हो गए तो उसके बाद एडवांस की तैयारी करो, किसी दूसरे कॉलेज की करोगे, तब भी मेंस तो है ही ना आपके पास साथ में, जब अच्छा सब में मेंस के बेसिस पे तो होता है एडमिशन। आपने गलत सुना है उसके बारे में, हर किसी कॉलेज में, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, हर किसी में मेंस के बेसिस पे ही एडमिशन होता है, एडवांस का जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ IIT के लिए होता है। टायर 1 में जो आपके IITs आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस के बेसिस पे होते हैं, उसके बाद IIT के अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं, या तो उनका खुद का एग्जाम होता है, जैसे VIT वगैरह है आपका, या मणिपाल भी उसके आजकल उसके थ्रू लेता है, मेंस के थ्रू। बाकी सारे कॉलेज चाहे NIT हो आपका, DU हो, कोई भी हो, वो सब मेंस के थ्रू लेते हैं बेटा। ये साइड में जो NSCUT है ये भी मेंस से लेते हैं। हाँ, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है वो सब मेंस के थ्रू ही लेते हैं। बाकी आपको ह्यूमैनिटीज में जाना है या कॉमर्स में जाना है तो वो CUT के थ्रू लेते हैं। हाँ, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है उसमें, मैं क्लास 12 से पढ़ा रहा हूँ, क्लास 12 से। जब मैं बीटेक कर रहा था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ आपको केस, मैं यहाँ के अलावा भी पढ़ाता हूँ। मैं जब बीटेक कर रहा था अपना, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो सॉलिड बोलते हैं उसको बेसिकली। तो जब आप बीटेक अगर कोई करेगा वहाँ पे तो पता चलेगा आपको। तो मेरा बहुत स्ट्रांग था वो, बहुत अच्छा खासा स्ट्रांग था, तो मैं पढ़ रहा था और अपने जो मेरे बैचमेट थे उनको पढ़ाता था आराम से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जब एग्जाम वगैरह हुआ आराम से, तो उस समय पे क्या होता था, 13 क्वेश्चन होते थे, हर कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता था, 100 नंबर का पेपर था आराम से। तो उन 13 में से कोई 10 क्वेश्चन करने होते थे। जब मैंने पेपर देखा तो मैं ये कंफ्यूज था कि मैं कौन से 10 करूं, क्योंकि सारे के सारे आते थे मेरे को। अच्छा, उसमें कोई स्टेप मार्किंग होती नहीं थी, और कुछ क्वेश्चन में क्या होता था कि वो 2 पार्ट में डिवाइड होता था, 5 मार्क्स 5 मार्क्स, और जो पासिंग मार्क्स होते थे हमारे वो 50 होते थे, 33 नहीं होते, 50। अगर उससे एक भी नंबर कम आपका तो आप फेल। बट 13 में से मैं कंफ्यूज हो गया कि कौन से 10 करूं, तो पहले तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने 10 चूज कर लिए, और इतना कॉन्फिडेंट आराम से कि 3 आवर्स के पेपर में 2.5 आवर में पूरा पेपर फिनिश करके मैं बाहर निकल आया आराम से।
और मनी मनी ये सोच रहा था सर इस बार मैं इस सब्जेक्ट में तो टॉप कर ही लूंगा। उसकी सारी बुक्स वगैरह, एग्जाम हो गया, सेमेस्टर एंड हो गया, सारी बुक्स पैक करके घर रखा है आराम से। रिजल्ट आया, जो मेरे साथ के थे सब पास हो गए आराम से, मैं फेल। टाइम वेस्ट नहीं हुआ, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया ना कि मैंने पेपर को रीचेक करने की भी नहीं सोची। और छोटी मोटी कैलकुलेशन की वजह से स्टेप मार्किंग तो थी नहीं वहां पे, गलत तो मतलब गलत। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में उसका री एग्जाम दिया पैक का, और री एग्जाम के लिए मैंने बस 5 दिन पढ़ा था, पेपर से 5 दिन पहले बढ़िया क्वालिफाई हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसा भी होता है ओवर कॉन्फिडेंट कई बार। जब मैं जॉब कर रहा था एयर इंडिया में, उस समय पढ़ा था मैं, नारायण ज्वाइन किया हुआ था उस समय। सबसे पहले जॉब किया था मैंने इसमें किंगफिशर में, बियर वाली किंगफिशर नहीं, हाँ विजय माल्या, बिल्कुल सही, उस समय विजय माल्या चला गया, तो फिर एयर इंडिया ज्वाइन कर लिया था। अब एयर इंडिया बंद करा दी देखो। यहाँ पे कितने साल होंगे, तो 3-4 साल के आसपास हो, वो तो 2012 के आसपास की बात है। नहीं, जब मैं जॉब कर रहा था वहां पे तभी बंद हुई थी। अच्छा, लगभग 1.5-2 साल के आसपास था। एयर इंडिया लगभग 2-2.5 साल के आसपास ज्वाइन। ये तो बहुत पुराना, इसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे मेरे को। एक साइड बोलिए सर, हमारा तो 12th हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन ये? अरे ये वाला क्वेश्चन हुआ किसी का? नहीं हुआ? 17 वाला हो गया? नहीं हुआ? अरे यार 17 वाला क्वेश्चन है बेटा आपका, दैट x प्लस में 2 अपॉन में रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। जिसका डाउट था उसका हो गया है, और जिसका डाउट नहीं थे उनसे हुआ नहीं है। बताओ, सही कहानी एकदम है। तो कुछ नहीं करना है बेटा, इसके अंदर सिंपल इसको अलग अलग कर दो तो ये हो जाएगा x अपॉन में अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx, और प्लस में 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट के अंदर dx। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको t ले लूं, अगर मैं इसको t ले लूं, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, और x dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2 ऑफ, तो ये वाला बन जाएगा आपके पास x dx तो आ जाएगा 1/2 dt, और अपॉन में t तो रूट टी बन जाएगा, और रूट टी को लिख सकते हैं t की पावर माइनस 1/2, जो हो जाएगा 1/2, और इसका हो जाएगा t की पावर 1/2 मतलब रूट टी अपॉन में 1/2 मतलब 2 आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो रूट टी, और ये आ जाएगा आपके पास सिंपल x स्क्वायर माइनस में 1। ये समझ में आया? सिंपल सब्स्टिट्यूशन वाला था। इसकी बात करें तो इसको 2 को बाहर लिख देंगे बेटा, ये 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है ना आपका, बस प्लस में c, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा x स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 2 लॉग ऑफ x प्लस में रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में c। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कुछ नए फॉर्म पढ़ते हैं हम लोग एक बार, ठीक है? जो न्यू फॉर्म्स है आपके पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, 19 है, और 20, 21, 22, 23 इन सब में यूज आने वाला है, ठीक है? तो अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आपका कुछ इस फॉर्म में आता है कि px प्लस में q अपॉन में ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, या फिर आता है आपका px प्लस में q अपॉन में अंडर रूट के अंदर आ जाए ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, या फिर आ जाए आपके पास px प्लस में q एंड अंडर रूट में यहाँ पर आ जाए ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, इनका इंटीग्रेशन आ जाए करने के लिए आपको। तो इसमें करते क्या है बेटा, ये समझो, ये तीनों अलग अलग फॉर्म है। जैसे ये पहला वाला फॉर्म है आपका, वो मैच करेगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 की तरह। जो दूसरा वाला फॉर्म है आपका, वो मैच करेगा लगभग 21 की तरह आपका रूट के अंदर, और तीसरा वाला फॉर्म इसमें मैच करेगा नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई में, मेंस वगैरह एनडीए में आ सकता है ये फॉर्म, तो इसके अलग से क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। तो ये थर्ड फॉर्म है आपके पास, बट इन तीनों का प्रोसेस क्या होता है, बिल्कुल सेम ही होता है। अब इसके लिए थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं एक बार। मान के चलो कि ये था आपका x+2, इसको अपने अलग अलग ब्रेक डाउन कर लिया। जब इसको t लेट किया तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे था ना, है ना? क्या इसी चीज को थोड़ा ऐसा भी कर सकते थे कि भाई अगर मेरे पास इंटीग्रेशन ये है x अपॉन में अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस में 1 dx। अब x स्क्वायर माइनस 1 को अगर मैं t लेट करता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x, बट मेरा ऊपर है क्या, सिंपल x, बट मेरा इसका डिफरेंशिएशन आ कितना रहा था,
2x। तो मैं अगर अपनी तरफ से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? डायरेक्टली आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? देखो अब मैं यहाँ पर अगर x स्क्वायर माइनस 1 को t लेता हूँ तो ये 2x dx अब बन जाएगा ना 1, 2x dx को डायरेक्टली क्या लिख देंगे हम लोग? तो 1/2 इंटीग्रेशन dt आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ t, बन गया 1। तो मुझे पता था यहाँ पर कि इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा, तो मैंने ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, है कि नहीं? तो बेसिकली न्यूमरेटर को एक उस फॉर्म में ले आए जो कि डिनोमिनेटर का हमारा डिफरेंशिएशन बन जाए मल्टीप्लाई करके। आया ना यहाँ पे वही उसी चीज से। बट यहाँ पर सोचो काम वही करना है कि इस केस में ये जो px प्लस क्यू है आपका न्यूमरेटर, आपको इसको इस तरह से मैनिपुलेट करना है। जो px प्लस क्यू है उसको इस तरह से मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट का मतलब ये है कि वहां पर हम लोग कुछ ना कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे या फिर कुछ डिवाइड करेंगे, और इस तरह को सोच के करेंगे कि वो अगर मैं डिनोमिनेटर को t मानता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में बन जाए। यही हमारा मेन फोकस होगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया क्या होता है, वो ये है कि जो px प्लस क्यू है आपका, ये किसके इक्वल में बनना चाहिए? डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन के इक्वल में। तो इसको कुछ टाइम के लिए ऐसा मान लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका बेटा? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c का डिफरेंशिएशन के इक्वल बनना चाहिए। तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो मान लेते हैं कि मैंने इसको कैपिटल A से कर दिया क्या बेटा? अब एक ही वैल्यू अगर नॉर्मल इंटीजर आती है तो इसका मतलब मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बट एक ही वैल्यू को रैशनल में आती है लाइक 1/2 आ जाए तो इनडायरेक्टली मैं 2 से क्या कर रहा हूँ इसको डिवाइड। ऐसे कुछ ना कुछ मैं यहाँ पर b ऐड कर दूंगा। अब b की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड ही कर रहा हूँ, और b की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो इसका मतलब मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो आएगा और ये जो हमारे पास है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। हम लोग कंपेयर करेंगे, पहले कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालेंगे, फिर क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम करेंगे हम लोग कि जहां पर px प्लस q है उसकी जगह पे इसी चीज को पुट करेंगे और उससे क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं एक बार। तो मान के चलते हैं कि सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन उठाते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 20 लेता हूं मैं, पहले मत होने तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है x प्लस में 2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 4x माइनस में x स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, देखो डायरेक्टली मैं इसको अगर t लेट कर लूं तो 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 माइनस में 2x, तो उसका डिफरेंशिएशन है क्या ऊपर? नहीं ना, तो मैं डायरेक्टली t लेट कर ही नहीं सकता इसमें, है ना बेटा। तो क्या करेंगे कि x प्लस में 2 लाइक ये px प्लस q है ना, दिस मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए a, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो 4x का हो जाएगा बेटा 4 माइनस में 2x एंड प्लस में, तो ये x प्लस में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a माइनस में 2ax प्लस में b। अब अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब इसका x का कोएफिशिएंट और इसका x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? इक्वल। तो इधर तो x का कोएफिशिएंट 1 है आपका और यहाँ पर कितना है बेटा? माइनस में, तो यहाँ से a की वैल्यू बच जाएगी आपके पास माइनस से 1/2 आ जाएगी। ऐसे लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म है आपका 2 और राइट में कांस्टेंट बनेगा 4a प्लस में b। तो 4a प्लस में b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी बेटा? 2 के इक्वल। a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है ऑलरेडी, तो 4 इंटू में माइनस 1/2 प्लस में b इज इक्वल टू 2। इसको कर देंगे तो हमारे पास 2 आएगा, माइनस 2 उधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4। अब इसका फायदा क्या हुआ, जहां पर मेरा न्यूमरेटर है उसकी जगह में डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ कि नहीं। तो हमारे पास x प्लस 2 की जगह आ जाएगा a, और a कितना है बेटा आपका? ये अभी a लिख दो इसको, 4 माइनस में 2x एंड प्लस में b अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4x माइनस में x स्क्वायर। इनको अलग अलग कर दो तो ये आ जाएगा a 4 माइनस में 2x अपॉन में अंडर रूट ऑफ 4x माइनस में x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, एंड प्लस में b 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 4x माइनस में x स्क्वायर dx। इसका a और b की वैल्यू पता है आपको, a की वैल्यू माइनस 1/2 पुट कर देंगे तो इंटीग्रेशन 4 माइनस में 2x अपॉन में अंडर रूट 4x माइनस में x स्क्वायर dx। b की वैल्यू 4 आ गई थी, बाहर कर देंगे 1 dx अपॉन में 4x माइनस x स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, दो इंटीग्रेशन बन गया अलग अलग, इसको t लेट करूंगा, डिफरेंशिएशन आ गया तो डायरेक्टली 1/√t आ जाएगा। रूट t का मतलब t की पावर -1/2, तो t की पावर n से हो जाएगा आराम से। क्या ये वाला आपका वही फॉर्म आ गया जो क्वेश्चन नंबर 10 में 11 12 में था, जिसमें आपका न्यूमरेटर 1 है, तो इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड सॉल्व कर लेंगे आराम से। मतलब यहाँ पर अब आप उस वाले मेथड को अप्लाई कर सकते हो 10th वाला, बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड, और इसको आप
टी लेट करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? नहीं पक्का लग नहीं रहा है? हो गया तो फटाफट मुझे एक बार क्वेश्चन नंबर 18 ही करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं जरूरत, बट वो तो हमेशा ही रहेगा आपका। आपको बेसिकली उसको कन्वर्ट करना होगा a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर के फॉर्म में। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा। हाँ देखो एक बार मैं बता देता हूँ इसको दोबारा से। सबसे पहला काम होगा, ये 5x माइनस 2 ही है ना ऊपर। सबसे पहले इस 5x माइनस 2 को कंपेयर करेंगे a इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो कि बन जाएगा 6x प्लस में 2 एंड प्लस में b। ये हो जाएगा 5x माइनस में 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6ax प्लस में 2a प्लस में b। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो 6a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5/6। ठीक है ये चीज। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 5 आपका, एंड यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है आपके पास 2a प्लस b और यहाँ पर है -2। तो मतलब 2a प्लस में b इज इक्वल टू हो जाएगा -2। a की वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 5/6 प्लस में b इज इक्वल टू -2। 2 से करेंगे 3 टाइम, तो b की वैल्यू हो जाएगी -2 माइनस में 5/3, 3 2 जा 6, तो मतलब b आ जाएगा आपके पास माइनस में 11/3। अब इस इक्वेशन में जो 5x माइनस 2 था उसकी जगह पे रिप्लेस हम लोग इस चीज को करेंगे बेटा, जो कि a 6x प्लस में 2 एंड प्लस में b अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 dx, और इसको कर देंगे बेटा अलग अलग सेपरेट। तो a इंटीग्रेशन 6x प्लस में 2 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 एंड b आगे लिख लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 dx। तो इसको आप I1 मान लो और इसको मान लो कुछ टाइम के लिए बेटा I2, और इस पूरे को मान लो I। तो इसका मतलब I जो होगा आपका I1 प्लस में I2 आ जाएगा। I1 को अगर सॉल्व करें तो मैं क्या कर रहा हूँ उसके अंदर कि 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 को मान ले t, तो हो जाएगा 6x प्लस में 2 dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। अब देखो यही तो है आपके पास इनडायरेक्टली ऊपर, इसको मैं डायरेक्टली dt लिख सकता हूँ, तो ये a dt अपॉन में t आ जाएगा जो कि बन जाएगा log t। तो a log ऑफ t, तो a की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 5/6, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5/6 log ऑफ, और t था हमारे पास ये 3x स्क्वायर। ठीक है ये आ जाएगा, तो ये तो I1 आया है अभी आपका। I2 को निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड यहाँ पर। तो ये था आपका 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, 3 को ले लेंगे कॉमन तो x स्क्वायर प्लस में 2/3 x प्लस में 1/3 आ जाएगा। इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए x प्लस में 2/3 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा 1/3, इसका स्क्वायर प्लस में 1/3 और माइनस में इसका स्क्वायर मतलब 1/9, तो 3x प्लस में 1/3 का स्क्वायर और यहाँ पे 3/3, तो इसका मतलब 2/9 बचेगा आपका प्लस में, और 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, इस 3 को बाहर ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब I2 जो आने वाला है आपका वो b, और नीचे से 3 भी कॉमन ले लिया था हम लोगों ने ये वाला, तो नीचे से आ गया था बेटा आपका x प्लस में 1/3 का स्क्वायर और √2 अपॉन में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको 2/9 को। अभी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan इनवर्स का बन जाएगा आपका, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा b, और b को भी लिख लेते हैं माइनस में 11 अपॉन में 3 और 3 आ जाएगा 9 आपका, तो 1 अपॉन में a मतलब 1 अपॉन में √2 यहाँ पर आ जाएगा 3 tan इनवर्स x मतलब x प्लस में 1/3 अपॉन में a, तो √2/3। इसका भी एलसीएम लेंगे तो 3x आ जाएगा आपका, इससे 3 टाइम कट जाएगा तो माइनस में 11 अपॉन में 3√2 आ जाएगा, tan इनवर्स ये बन जाएगा 3x प्लस में 1 अपॉन में √2, इस 3 से ही कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो ये I2 की वैल्यू आ गई। तो फाइनली जो I आएगा आपका I1 जो ये है आपका 5/6 log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 और प्लस में I2 जिसकी वैल्यू माइनस में आ गई आपके पास 11 अपॉन में 3√2 tan इनवर्स 3x प्लस में 1 अपॉन में √2 एंड प्लस में c। ये आपका आंसर आएगा I का। ये क्वेश्चन कम से कम 4 नंबर का आएगा आपका। है इसमें बोर्ड में अकेले इंटीग्रेशन की वेटेज नहीं होती बेटा, पूरा कैलकुलस की वेटेज होगी 33 मार्क्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो अगर करना हो तो। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके लेके आना है आपको, ठीक है।